नमस्कार और स्वागत है आप सभी का अपने पसंदीदा प्रोग्राम फ्रॉम द रियल टू द वर्चुअल ब्रॉट टू यू ऑन इंडियाज फर्स्ट मेटावर्स टॉक शो only by Wow XP. We are delighted and privileged to have in our midst today one of the most inspiring IPS officers ever from the state of Patna. She has inspired thousands and millions of women to become powerful, and she has empowered them also. It is indeed my privilege and pleasure to welcome amidst us on this program Manjari Jarohar, best-selling author of Madam Sir. बहुत बहुत स्वागत है आपका मंजरी जी इस प्रोग्राम में। नमस्ते। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। पहला सवाल आपसे ये जानना चाहूँगी और हमारे सभी व्यूअर्स जो हमें देख रहे हैं वो यही जानना चाहेंगे, आपकी कहानी जो आपने इस किताब में दर्शाई है। अगर मैं शुरुआत करूँ तो मैं शुरुआत करना चाहूँगी उस 18-year-old गर्ल से जिसके कोई सपने थे, जो शायद सिर्फ एक हाउसवाइफ बन के खुश थी और ऐसा माहौल उसे मिला, ऐसा परिवार उसे मिला जिसने उसे सब कुछ सिखाया। टेल अस अबाउट योर फैमिली, योर बैकग्राउंड एंड मंजरी जी एट 18। मेरा बैकग्राउंड बिहार में ही पटना शहर से है और हम जब छोटे थे तो हम अपने नाना नानी के साथ बहुत रहे और हमारे पेरेंट्स जो लोग थे वो काफ़ी अपने गांव में वहाँ पे जो काम सब है उसमें इन्वॉल्व रहते थे। तो मैं और मेरी बहन, तीनों बहनें पटना में ही रह के पढ़ रहे थे, सेंट जोसेफ कॉन्वेंट जा रहे थे और हर समय परिवार में एक यही सोच थी कि इनकी शादी होनी है, इसलिए इन्हें सभी चीज़ वो सिखाया जाए जो एक गुड हाउसवाइफ के लिए ज़रूरी है। तो खाना बनाना, सिलाई करना, कढ़ाई करना, घर को कैसे सजाना है, घर को कैसे देखना है, इसी तरह के माहौल में हम बड़े हो रहे थे और मकसद यही था कि किसी दिन हमारी शादी हो जाएगी। सो बहुत ही शेल्टर्ड और बहुत ही एक डेलिकेट डॉटर के तौर पे हमें ट्रेन किया जा रहा था। मुझे कोई भी आउटडोर एक्टिविटी हो, कोई गेम्स खेलना हो या कोई पीटी करना हो या स्कूल में कोई गेम्स खेलना हो, वो सब कुछ हमारे लिए ज़रूरी नहीं था। हाँ, ये ज़रूरी था कि हम अपने क्लास में अच्छा पढ़ाई करें और अच्छे मार्क्स लाएं और इसके लिए हमेशा हमारी जो माँ थी वो हमें खुद पढ़ाती भी थी, होमवर्क कराती थी और बार बार स्कूल भी जाती थी हम लोगों को देखने कि हम लोग ठीक से पढ़ रहे हैं कि नहीं। How wonderful! And from that transition, you wanted to get into Lady Irwin College, पर आपके पिताजी ने शायद लास्ट मोमेंट पे आपको जाने से रोका। तब कैसा लगा था मैम? हमारे घर में बहुत सी हमारी कज़न्स वगैरह लेडी अर्विन कॉलेज में पढ़ने गई थी, तो फैमिली में लोग यही सोचते थे कि भाई अगर लड़कियों की अच्छी शादी होनी है तो लेडी अर्विन कॉलेज में जाके पढ़ना चाहिए दिल्ली में, क्योंकि वहाँ ग्रूमिंग बहुत अच्छा होता है और डोमेस्टिक साइंस पढ़ाया जाता है। तो हमारी भी ख्वाहिश थी, हम भी चाहते थे कि हम दिल्ली में जाके पढ़ें, तो मेरा एडमिशन भी हो गया वहाँ लेडी अर्विन कॉलेज में। बट जाने के एक दिन पहले ये फ़ीस पे हो गया, हॉस्टल का अकोमोडेशन मिल गया, सभी कुछ हो गया, ट्रेन का बुकिंग भी हो गया था। एक दिन पहले हमारे पिताजी जाके मेरे नानी से बोलने लगे कि अगर मंजरी अभी जाएगी तो इसका मतलब हो गया कि इसकी तो शादी की विदाई ही हो जाएगी, इसके बाद तो ये घर रहने नहीं आएगी। तो बहुत दुखी हो रहे थे और उन्होंने नानी को कहा कि इसको समझाइए, इसको लेडी अर्विन कॉलेज जाने से मना करिए। तो नानी ने हमको भी आके समझाया, तो मुझे बुरा तो बहुत लगा, दुख भी लगा, लेकिन उन दिनों का माहौल ऐसा नहीं था कि हम अपने फादर को क्वेश्चन कर सकते थे या हमारी मदर हमें कोई समझाएं कि दुखी मत हो। फादर ने कह दिया कि नहीं जाना है तो बस नहीं जाना है, उन्हीं का आदेश सबको मानना पड़ता था। और हुआ कि हमें बुरा तो बहुत लगा, लेकिन हम फिर लेडी अर्विन पढ़ने नहीं आए। पटना वीमेंस कॉलेज भी एक बहुत अच्छा कॉलेज है पटना का, पर मुझे वहीं पढ़ने के लिए भेजा गया क्योंकि वो एक ऑल वीमेंस कॉलेज था। तो वहाँ पे इंग्लिश ऑनर्स जो हम कोई ख़ास हमको इंटरेस्ट नहीं था,
वही सब्जेक्ट वहाँ पढ़ाया जाता था, इसलिए मुझे वहीं पढ़ने के लिए कहा गया। आप ज्योग्राफी में इंटरेस्टेड थी जी। और आपको इंग्लिश ऑनर्स करने को कहा गया। उसके बाद आपकी शादी तय कर दी गई बहुत जल्दी में, एंड अनफॉर्चुनेटली द वेडिंग डिड नॉट वर्क आउट फॉर व्हाटएवर रीजंस, एंड यू गॉट मैरिड एंड यू वेंट विद हिम अब्रॉड आल्सो in Moscow and other places, but you came back. And how was that decision as a woman? Now that you look back, you married again many years later. Now when you look back at that decision, you must have felt shattered at that time. And there must be so many more women like you in that same situation. What happened, if you'd like to share with us? क्या वो माहौल था जिसके अगेंस्ट आपने एक तरह से रिबेल किया उस टाइम पे? हाँ, मेरी शादी एक दिन कर दी गई। मैं कुछ खास जानती नहीं थी। ये भी मेरे फादर और मदर का डिसीजन था कि शादी यहाँ पे करना है, और वहाँ पे मेरी शादी फिक्स कर दी गई। लेकिन बहुत प्रयासों के बावजूद ये शादी क्यों नहीं चली, ये भी मुझे नहीं समझ में आया। मैं बहुत छोटी थी, 19 साल की उस वक्त थी, और 21 साल होते होते मुझे मेरे परिवार के लोगों ने कहा, मेरे ससुराल वाले ने, कि हम फिट नहीं हैं उनके बेटे के लिए, क्योंकि हम पढ़े लिखे ठीक से नहीं हैं, और कुछ कुछ बहाना बनाया। बट मुझे लगता है कि मेन मकसद कुछ और ही होगा। उनका हमेशा हमारे पेरेंट्स के साथ कुछ ना कुछ डिमांड्स भी रहता था, लेकिन हमें उस संबंध में कुछ बताया नहीं गया कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और एक दिन मैं वापस आ गई। तो ये भी डिसीजन कि मैं वापस आ जाऊं और मैं अब नहीं जाऊं, ये मेरे फादर का था। उन्होंने कहा कि बहुत हो गया, तुमने काफ़ी कोशिश कर लिया है, अब तुम्हें जाने का ज़रूरत नहीं है। मैं बहुत दुखी रहती थी उनके व्यवहार से। कोई मुझे उस परिवार में इम्पोर्टेंस कभी नहीं दिया गया, ना मुझे उस परिवार में एक एसिमिलेट करने का कोई एटमॉस्फेयर था। तो हमारे फादर को लगा कि ये चलेगा नहीं, और क्यों उन्होंने ऐसा सोचा ये भी हमको अभी समझ में नहीं आया। लेकिन उन्होंने बहुत स्ट्रांगली फील किया कि नहीं, हमें वापस आ जाना चाहिए और मुझे पटना में रहना चाहिए। जब वो मुझे पटना में रहने के लिए बोलने लगे, तब मैंने एक डिसीजन लिया कि नहीं, अब मुझे अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए। और मैं जैसे ही वापस आई विदेश से, मैं राव स्टडी सर्कल में चली गई, अपना दाखिला कराया। पर आपको दिल्ली जाने दिया आपके पेरेंट्स ने? मैं दिल्ली में ही थी, विदेश से मैं आई और मैं दिल्ली में थी। और 1-2 दिन के बाद हमारे पेरेंट्स पटना से आए मुझे ले जाने के लिए, और उस वक्त मैंने कहा कि अब मैं पटना नहीं जाऊंगी। तो ये मेरे लाइफ का एट द एज ऑफ 21 एक मेजर डिसीजन था कि मैं अब अपने पैरों पे खड़ी होंगी। और लोग पूछते हैं कि आपको कहाँ से ये प्रेरणा आई। मैंने बहुत कुछ सोचा नहीं, मैंने ये सोचा कि बेस्ट हमारे लिए अभी क्या है, क्योंकि मैं सिर्फ BA पास थी। तो मुझे लगा कि मुझे और अभी ट्रेनिंग लेना चाहिए, कोचिंग लेना चाहिए, तभी मैं कोई लायक बन सकूंगी। तो मैं राव स्टडी सर्कल में चली गई। तो राव साहब भी बहुत घबराए कि अभी मेरी शादी हुई है। फिर शादी, मैंने उनको बताया कि शादी ऐसे ऐसे हो गया है। तो उन्होंने कहा कि ये बहुत कठिन होगा, पर आप पढ़िए और मैं आपको गाइड करूँगा। और उन्होंने एक बड़ा लंबा चौड़ा लिस्ट दिया किताब का, न्यूज़पेपर्स वगैरह पढ़ने का, और कहा कि एकदम यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द बॉटम। तो वो बिल्कुल बॉटम से ही हम, जितना उन्होंने किताबों का नाम दिया, पेपर्स कहा, वो पढ़ना शुरू किए, और एक दिन हम IPS में क्वालिफाई किए। And that must have been a wonderful day for the family who supported you financially, whether it was the marriage, encumbrances and the expenses at Rao's. It must have been a very happy day for your father. Can you recall that moment? हाँ, हमको याद है कि कुछ बरसात का मौसम था जब रिजल्ट्स आया। तो मेरे पेरेंट्स तो बहुत खुश थे कि हम क्वालिफाई कर गए IPS में, और उनके लिए बहुत बड़ा ये एक इज़्ज़त का सवाल था। लेकिन साथ ही साथ मेरे फादर को लगता था कि पता नहीं मैं IPS का ट्रेनिंग कर सकूंगी कि नहीं। और वो कभी कभी बहुत खुश नहीं भी लगते थे, क्योंकि उनको लगता था कि ये पुलिस की नौकरी है, ये मेरे लिए सही है कि नहीं। तो बड़े डाउट्स थे। और फाइनली जब उन्होंने कहा कि अच्छा जाओ, क्योंकि कुछ लोगों ने आके उनको समझाया कि किरण बेदी 72 में ऑलरेडी आ चुकी हैं और मैं 76 में क्वालिफाई कर रही थी। तो लोगों ने उनको समझाया कि नहीं, इसको भेजिए, क्योंकि किरण बेदी उस समय उस साल में राजपथ पर परेड में भाग ली हुई थी। तो पूरे इंडिया में इस बात की चर्चा थी।
तो इसलिए मेरे फादर ने कहा कि अच्छा जाओ एकेडमी में देख के वापस आ जाना। तो मैं सिर्फ देखने के लिए ही एकेडमी गई थी, लेकिन मैंने देखा वहाँ पहुँच के कि और भी लड़कियाँ आई थी। वॉज द फर्स्ट टाइम व्हेन 6 women had joined the IPS। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि करीब 110 लड़कों के बीच में 6 लड़कियां हैं। सो आई विल नॉट बी सो लोनली एंड आइसोलेटेड। तो मैंने अपने पिता को एक टेलीग्राम दिया कि 6 girls have joined। तो उनको समझ में आ गया कि मैं वापस नहीं आऊँगी। What a wonderful start, and what you've achieved is absolutely virtually impossible. I am so delighted to talk to you about your journey, because even after that, it was not easy being a woman in the police. You had several other challenges to face, ma'am. For example, they did not let you out for a field posting. You had to continuously ask them to prove yourself. Why is it so difficult for a woman to work twice as hard to prove herself in any field than a man? दैट इज़ ट्रू। एक तो बिहार का माहौल जो था वो वर्किंग वुमेन के लिए नहीं था उन दिनों में। और जब मैं पूरा अपना सक्सेसफुल ट्रेनिंग करके आई, मैं बताना चाहूँगी कि लेडी आईपीएस ऑफिसर और एक जेंटलमैन आईपीएस ऑफिसर के ट्रेनिंग में कोई चेंज नहीं है। ये नहीं है कि वेमेन कंसेशनल ट्रेनिंग करेंगी, ये परेड नहीं करेंगी या हॉर्स राइडिंग नहीं करेंगी या फायरिंग नहीं करेंगी। बिल्कुल बराबरी से ट्रेनिंग होता है। जो मेन को करना है वही वेमेन को भी करना है। तो ऐसे टफ ट्रेनिंग को करने के बाद जब मैं स्टेट पहुंची तो बिहार में डीजी को लगा, डीजी उन दिनों आईजी हुआ करते थे, आईजी रैंक के हुआ करते थे, तो उन्होंने कहा कि अभी मैं किरण बेदी का फाइल मंगाऊंगा तब आपका पोस्टिंग करूंगा। जबकि उसी दिन शाम को मेरे और बैचमेट्स, हम लोग 6 बिहार गए थे और 5 ऑफिसर्स, मेल ऑफिसर्स का पोस्टिंग हो गया, बट मेरा पोस्टिंग नहीं किया गया। और ये बड़ा दुख लगता था कि सारा ट्रेनिंग करने के बाद पोस्टिंग नहीं कर रहे हैं। फिर उन्होंने ट्रेनिंग के लिए कुछ दिन पोस्टिंग कर दिया पटना में, और वो जब ट्रेनिंग कंप्लीट करके मुझे सब डिवीज़न जाना था तो और लोगों का सब डिवीज़न में पोस्टिंग हुआ और मेरा सीआईडी में पोस्टिंग हो गया, जो एक डेस्क जॉब है। तो मुझे बहुत ही बुरा लगा, बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग लगता था कि दिन भर एक छोटे से कमरे में मैं बैठी रहती थी। लेकिन मैं मेहनती हूँ और आई डोंट गिव अप। तो मैं जो भी काम दिया जाता था, फाइल पढ़ना, उसका नोटिंग बनाना, वो मैं दिन भर करती थी। लेकिन इट वॉज़ अ वेरी फ्रस्ट्रेटिंग टाइम। बड़े मुश्किल से मुझे सब डिवीज़न में पोस्टिंग किया गया। मैंने वहाँ अच्छा परफॉर्मेंस किया। लेकिन जब प्रमोशन का टाइम आया, जब सभी का प्रमोशन का टाइम आया, तो और सभी का पोस्टिंग डिस्ट्रिक्ट में कर दिया गया, लेकिन मेरा पोस्टिंग फिर से सीआईडी में कर दिया गया। और लोग कहने लगे कि पता नहीं, ओवर प्रोटेक्टिव हो जाना। अब मुझे बड़ा घबराहट होती है जब सीनियर ऑफिसर्स जूनियर ऑफिसर्स के लिए ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हैं, तो लगता है कि कोई इसमें ज़रूर बात है, क्योंकि कैसे करोगी, क्यों करोगी, तुमसे डिस्ट्रिक्ट संभलेगा कि नहीं, यही सब बात उन लोगों ने उठाया। और फिर 3 साल रोज़ हल्ला करते करते, मिन्नत करते कि मुझे डिस्ट्रिक्ट दीजिए, क्योंकि पुलिस के नौकरी में अगर आप फील्ड का जॉब नहीं करें तो फिर आपका करियर ऐसे ही रह जाएगा, एक ऑफिस जॉब रह जाएगा, एंड यू विल नॉट बी एबल टू अचीव योर फुल पोटेंशियल। तो बड़े कहने के बाद चीफ मिनिस्टर से भी मैं मिली और उनको भी कही, तब मेरा पोस्टिंग बोकारो स्टील सिटी में किया गया। मैं वहाँ 3 साल तक थी और हर तरह के प्रॉब्लम से मैं वहाँ जूझ रही थी। बड़ा अच्छा मेरा टेन्योर भी रहा और वहीं से फिर मेरा सिलेक्शन पुलिस अकेडमी के लिए हो गया, एंड दैट वाज अ रियल ब्रेक थ्रू इन माय करियर। लेकिन ये हुआ इन द ईयर 84। दैट बाय दैट टाइम 8 years हो गया था, जबकि हमें हमेशा पुशबैक ही करते रहे कि नहीं, अभी नहीं, बाद में देखेंगे, कैसे करोगी। लेकिन पुलिस अकेडमी जाने के बाद हमारा पूरा करियर का होराइजन बिल्कुल बढ़ गया। हम एक नेशनल लेवल के ऑर्गेनाइजेशन में काम करने लगे, मेरा एक्सपोजर बढ़ गया। 5 बैचेस ऑफ आईपीएस ऑफिसर्स का मैंने ट्रेनिंग किया, जिसमें कम से कम 500 तो मेल ऑफिसर्स होंगे, कम से कम 30-35 महिला ऑफिसर्स होंगी। तो मेरा भी बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ गया, एंड मुझे मौका मिला टू इंटरैक्ट विद पीपल ऑल ओवर द कंट्री।
उसके बाद मुझे कभी लुक बैक नहीं करना पड़ा, ना रिक्वेस्ट करना पड़ा, क्योंकि मेरे काम से ही लोग बहुत खुश हो गए, प्रभावित हुए कि मैं सिंसियर हूँ, मैं कर सकती हूँ। और इसके कारण फिर मुझे बार बार बुलाया ही गया कि ये काम आके देखो, ये संभाल दो, ये कर दो। So that was very heartening and very satisfying. You did a lot of work, ma'am, for women and crime associated with women. Tell us about that. You manufactured work. You Yes, created work. I created work for myself. Initial years में तो CID में जो भी केसेस आने लगे तो मैं वही देखती थी, डाउरी एक्ट का केसेस, बट वो बड़े छोटे मोटे केस होते थे बिकॉज डाउरी एक्ट वॉज अ वेरी वीक एक्ट। लेकिन जो भी कुछ मैंने केसेस वहाँ किया, 2-3 जो भी पिटिशंस वगैरह पढ़ता था, 4-5 किया होगा, तो चीफ मिनिस्टर को लगा कि ये क्राइम अगेंस्ट विमेन बना दिया जाए। उस वक्त पूरे कंट्री में ये था कि विमेन के लिए कुछ होना चाहिए, तो सेल को ही कन्वर्ट कर दिया गया इनटू क्राइम अगेंस्ट विमेन। इसके होने से हर तरह का क्राइम मेरे अंडर में आने लगा। मर्डर भी आता था, रेप के भी केसेस आते थे, बड़े बड़े केसेस आने लगे, डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस आने लगे। तो मुझे भी एक मौका मिला टू प्रूव माय मेटल कि हाँ, हम ये कर सकते हैं। फिर इसी तरह से जब मैं आगे बढ़ी, डिस्ट्रिक्ट में रही, तो लोगों का कहना था कि ये लेडी ऑफिसर हैं, पता नहीं कैसे केसेस देखेंगी। बट मेरा ये कहना है कि कोई भी केस हो उसको जेन्युइनली देखना चाहिए, जो सही है उसको सही करिए, जो गलत है गलत करिए। और इसी इंटेंशन से मैंने विमेन के भी केसेस को देखा। ये नहीं है कि हर केस जो विमेन रजिस्टर करती हैं वो सही ही होता है, कभी कभी गलत केसेस के लिए भी वो आती हैं। तो एक लीडर के लिए, एक सीनियर ऑफिसर के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो डिस्टिंग्विश करे बिटवीन द राइट एंड द रॉन्ग। और अगर गलत हुआ है तो उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, और अगर किसी महिला के साथ कोई गलत काम हुआ है तो उसको ज़रूर परस्यू करना चाहिए। इवन इफ पीपल टेल यू कि आप लेडी हैं इसलिए इस केस को परस्यू कर रही हैं, आप यू आर बीइंग इमोशनल अबाउट दिस केस, नो, यू आर एन ऑफिसर एंड यू मस्ट डू द राइट थिंग। दिस इज व्हाट आई फील। Very true. Ma'am, in your career, there has been the Bhagalpur blindings, जिसके बारे में दुनिया को पता है, बहुत दर्दनाक था। वो पूरा वाकया बहुत दर्दनाक था कि इस तरह के मर्डर्स हो रहे थे, टुकड़ों में काटा जा रहा था। आज के माहौल कुछ उसके बारे में याद दिलाता है, जो किस्से हम टीवी पे सुन रहे हैं फिलहाल। मगर उस समय को आप कैसे देखती हैं? और आपको ही बताया गया अपने पुलिस वालों के अगेंस्ट एक्शन लेने के लिए। हाउ डिफिकल्ट वाज दैट? कैन यू टेक अस थ्रू दैट? सो भागलपुर ब्लाइंडिंग्स जब होने लगा होगा, भागलपुर में काफ़ी जब केसेस हो गए होंगे तो ये बात खुल गई। पहले 1-2 केसेस होते थे जिसमें थाने में आँख लोग निकाल के और उसमें एसिड डाल देते थे क्रिमिनल्स को एक सबक सिखाने के लिए। ये क्यों सबक सिखाया जा रहा था? फॉर द व्यूअर्स हु डोंट नो, कि भागलपुर में इस तरह के बहुत केसेस हुए थे कि पार्ट्स काट दिए जाते थे और गंगा में फेंक दिए जाते थे, किडनैपिंग होता था, पैसा लेने के बाद भी उनको मार दिए जाते थे, और महिलाओं का रेप हो जाता था। कभी कभी तो फैमिली मेम्बर्स के सामने उनको रेप कर देते थे, उनको मार काट करके उनको म्यूटिलेट करने की कोशिश करते थे। तो जब ये नहीं है कि पुलिस उनकी गिरफ्तारी नहीं करती थी या इन्वेस्टिगेशन नहीं होता था, केस का इन्वेस्टिगेशन भी होता था, पर बेल मिल जाती, लेकिन वो जाते थे और इतना आतंक था उन क्रिमिनल्स का कि तुरंत बेल मिल जाता था। तो पुलिस वाले भी बिल्कुल हताश हो गए होंगे, मैं सोचती हूँ, और इसी कारण उन लोगों ने शुरू किया कि भाई ये एक ऐसा चीज़ किया जाए कि इनको फिर से क्राइम करने का मौका नहीं मिले। तो इन्होंने थाने में बुला के गिरफ्तार करने के बाद आँख निकाला और एसिड डाल दिया। लेकिन फिर वो अपने ही एक रिकॉर्ड में फंसते गए, क्योंकि आँख तो वो निकाल दिए और वो आँख में जो इंजरीज हुआ, जो जख्म हुआ, जब वो जेल में गए तो वो साक्षात दिख रहा था कि इनकी आँखों में जख्म है। और जब वो जज के सामने पुटअप हुए, मैजिस्ट्रेट जज के सामने, तो उसने भी लिखा कि इनके आँखों में जख्म है और एसिड का जख्म है। तो कंक्लूजन यही था कि जब वो थाने से पकड़ के लाए गए, और उन लोगों ने अपने स्टेटमेंट में भी क्या कहा कि थाने के ऑफिसर्स ने हम लोग को पकड़ के ऐसे कर दिया है। और कोई बहुत ही मामूली केसेस में भी लोगों का उन्होंने आँख निकाल दिया था, विच वॉज नॉट राइट।
जैसे एक पेटी क्रिमिनल था, पिक पॉकेटिंग करता था, अब वो पकड़ के लाए उसको, फिर आंख निकाल दिए। एक ईव टीजिंग करता था लड़का, वो ऐसा कोई हीनस क्राइम में नहीं इन्वॉल्व था, तो उसका भी कर दिए। तो एक हमें याद है करीब 32 लोगों का ऐसे हुआ। जब इतने लोगों का होने लगा एक रात को, तो 9 आदमी का एक डकैती के केस में, बस डकैती के केस में इनको सस्पिशन पे कर दिया। तो उसी वक्त बात खुल गई हमारे लिए और हमारे टीम के लिए। हमारे टीम में एक डीआईजी थे, एक और सीनियर एसपी थे, और मैं तो सबसे जूनियर थी। सबसे डिफ़िकल्ट काम ये था कि पुलिस ऑफिसर्स के अगेंस्ट ये इंक्वायरी हो रही थी, और जनता पुलिस के साथ थी। जनता चाहती थी कि जो पुलिस किया है वो सही है, और हमारे अगेंस्ट स्लोगन शाउटिंग था कि आप वापस जाइए, ये गलत हो रहा है। तो उस माहौल में पॉलिटिकल प्रेशर्स भी सब बहुत शुरू हो गए थे। तो हम लोगों ने डिसाइड किया, और हमने खुद भी डिसाइड किया, मैं बहुत एक यंग ऑफिसर थी, कि भाई जो कुछ करना है वो रिकॉर्ड के बेसिस पे करना है, क्योंकि पुलिस में रिकॉर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम लोगों ने लिखा कि पुलिस वालों ने गलत किया है और इनका सही, ये काम सही नहीं था। फिर आगे चल के बिहार में केसेस तो खुलते ही नहीं हैं, बहुत दिनों तक चलता रहा होगा। कभी हमें इंक्वायरी के लिए बुलाते भी थे, लेकिन उसके बाद एक्चुअली फाइनली क्या हुआ, मुझे मौका नहीं मिला देखने सुनने के लिए। फिर आप अपनी कोशिशों में कामयाब रही एंड यू रिटायर्ड एज स्पेशल इंस्पेक्टर जनरल पुलिस, स्पेशल डीजी ऑफ पुलिस। फिर आप अपनी कोशिशों में कामयाब रही एंड यू रीच्ड द हाईएस्ट रैंक ऑफ स्पेशल डीजी ऑफ द CISF. In that journey, now that you look back, I know that you have been inspired by one man who's inspired the entire India, Julio Romero, someone who's also written about your book. How do you remember him today? He's 90 plus? 94 प्लस ऑलमोस्ट। सो मिस्टर रिबेरो को तो मैं बहुत दिनों से जानने लगी जब पहली बार उन्होंने मुझे सिलेक्शन किया था पुलिस एकेडमी के लिए। मैं नहीं जानती थी कि वो कौन है, मैं तो डिस्ट्रिक्ट में काम कर रही थी। लेकिन बाद में मुझे रिबेरो साहब से जब कहा गया कि आप एकेडमी जाने के पहले आप उनसे मिल के जाइए, तो उन्होंने हमें बताया कि मेरा सिलेक्शन मेरे काम पे हुआ है और मेरे हार्ड वर्क और परफॉर्मेंस के कारण, बिकॉज़ पुलिस एकेडमी में वो चाहते थे कि एक महिला फैकल्टी मेंबर भी आए, क्योंकि लेडीज़ पुलिस में क्वालिफाई कर रही थी। तो इसलिए मेरा सिलेक्शन हुआ। उसके बाद मेरा रिबेरो साहब से लगातार मुलाकात होती रही। कभी वो एकेडमी में लेक्चर देने आते थे, कभी जब मैं दिल्ली में थी तो कभी वो मिनिस्ट्री में आते थे, या कभी हम वो हमें खोजते थे। बाद में जब मैं रिटायर कर गई तब एक दिन उनका फ़ोन आया कि आई हैव समथिंग फॉर यू। फिर उन्होंने मुझे अपने इंडियन म्यूज़िक इंडस्ट्री में कंट्री का कोऑर्डिनेटर बना दिया, और इस तरह मेरा बहुत लंबा उनके साथ एसोसिएशन रहा है, और अभी भी मैं उनके साथ बहुत एसोसिएटेड रही हूँ। दीदी मैम, आपने इस किताब में एग्नेस का जिक्र किया है, शायद वो आपकी हेल्प रही हो। और मैं यहाँ ये कहना चाहूंगी कि कोई ना कोई महिला अगर उन्नति करती है तो उसके पीछे किसी ना किसी का सपोर्ट या हाथ होता है। आपके हस्बैंड का तो बहुत सपोर्ट रहा है, उसे हम वीआर में बात करेंगे, मगर यहाँ अगर एग्नेस को आप याद करेंगी तो उसने कितना सपोर्ट किया आपको, और आपकी क्या मैसेज रहेगी सब महिलाओं के लिए? एग्नेस हमारे लाइफ में जब मैं बोकारो पहुंची तब आई। शी वॉज एक्सप्लॉयटेड वुमन एंड शी वॉज इन द हाउस, और लोगों ने कहा कि इसको रख लीजिए, तो मुझे थोड़ा दया आया। मैंने कहा कि मुझे ज़रूरत तो नहीं है, बट चलो अब इसको रख लेते हैं। बाद में लेकिन मैंने देखा कि शी वॉज वेरी सिंसियर, वेरी हार्ड वर्किंग, और फिर वो मेरे साथ हर जगह जाने को भी तैयार हो गई। मैं सोच रही थी कि बोकारो के पोस्टिंग में ये रहेगी, उसके बाद तो फिर आई विल नॉट हैव हर, और मुझे कोई ज़रूरत भी उसका नहीं था। लेकिन जब वो मेरे साथ बोकारो के बाद हैदराबाद चली गई तो वहाँ इसका रियली इम्पोर्टेंस मुझे समझ में आया, क्योंकि वहाँ पे कोई अपना तो था नहीं कि जिसको मैं बुला लूँ और कहूँ कि बच्चों को देख लूँ। वहाँ पे मेरा ट्रैवलिंग बहुत रहता था, तो एग्नेस उसको बहुत अच्छे से सब चीज़ संभालने लगी, और फिर बराबर वो रह गई, यहाँ तक कि मेरे साथ वो 32 साल तक थी। और मेरे बच्चे बड़े भी हो गए उसी के देख रेख में।
हमारे लॉज हमारे साथ रहते थे, उनको भी वो देख लेती थी, पेरेंट्स आते थे, फैमिली में बहुत लोग आते रहते थे। तो ये सारा चीज़ वो बहुत अच्छे से मैनेज करने लगी। मैं भी उसको थोड़े दिन तक गाइड करती रही, बट उसके बाद वो खुद समझ गई कि उसको क्या काम करना है, एंड शी वाज़ अ रियल सपोर्ट। और सबसे बड़ी बात ये है कि उसने हमारे बच्चों को देख-रेख तो किया ही, देखभाल किया ही, लेकिन साथ-साथ शी हैड गुड मॉरल वैल्यूज़ फॉर माय चिल्ड्रन। कोई गलत काम उनको नहीं सिखाया, ना समझाया। इसलिए ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि फैमिली के मेंबर बन गई वो, और बिल्कुल उसी तरह उसने उसने अपना परिवार समझा, और उसका बड़ा अनफॉर्चुनेट हुआ कि उसको कैंसर हो गया और डेथ हो गया। हम लोग तो बहुत दुखी थे, बहुत दिनों तक दुखी थे। अभी भी उसको बहुत याद करते हैं, बच्चे भी बहुत याद करते हैं, और उसके बच्चों से हम लोग भी बहुत अभी तक भी इन्वॉल्व रहते हैं। उनका कोई भी होता है तो But here, there is another point I'm trying to make, ma'am. There is somebody's home you visited where you found them taking care of a deaf girl and a dumb girl, right? You mentioned that. So now the message going out to all women who have careers is to even, kind of take care of people like this. They can prove an asset. Yes, that is true. All working women do need some support at home. और मैं हमेशा लोगों को समझाती हूँ। आज ही सुबह मैं कोई गई थी एक सेशन के लिए, तो किसी ने पूछा कि अपने फैमिली को कैसे मैनेज करते हैं आप, जब हस्बैंड वाइफ दोनों काम करते हैं। तो आई टेल देम दैट एक तो घर में अच्छा सपोर्ट खोज के रखना चाहिए जो आपको हमेशा अवेलेबल रहे। साथ ही साथ बहुत अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करना चाहिए विथ योर नेबर्स और योर फैमिली मेंबर्स, जिसको आप हमेशा बुला सकें अगर कोई आपके लाइफ में क्राइसिस होता है vis-a-vis द फैमिली, सो दैट दे विल कम एंड हेल्प यू। और जब मैं एक बार गई थी आईआईएम बैंगलोर, और वहाँ के एक फैकल्टी मेंबर के ट्रेनिंग के दौरान पता चला उनसे कि उन्होंने अपने घर में एक डेफ और एक डम लड़की को रखा था, और वो बता रही थी हम लोगों को कि विमेन जो वर्किंग होती है उनका ये भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए, और उन्हें समझना चाहिए कि उनके भी अपने हेल्थ को अच्छे से डेवलप करें, उनके भी परवरिश में इन्वॉल्व रहें। और उनके घर जब मैं गई तो मैंने खुद देखा कि वो 2 लड़कियाँ कैसे काम कर रही थी, और मुझे भी फिर उससे एक इंस्पिरेशन मिला कि नहीं, हमें भी कुछ अपने लिए करवाना, अपने हेल्प के लिए कुछ करना चाहिए। मतलब ये नहीं कि सिर्फ उनसे करवाओ, उनके लिए भी कुछ करो, ये संदेश आप दे रहे हैं। Make their life also. Make their life more also. meaningful. Absolutely. And अब हम आपको लेके चलते हैं AR VR की दुनिया में, वाव XP की दुनिया में, जहाँ आपका एक खुद डिजिटल अवतार बना हुआ है जो मेरे डिजिटल अवतार से बातचीत करेगा, और आपका पूरा किताबों का, आपकी पूरी जर्नी का सेट बनाया हुआ है। Madhuri ma'am, welcome to India's first Metaverse talk show. Here you can see yourself in the digital world, and I can see your digital avatar sitting on the sofa next to me. How does it feel? It feels very thrilling to see all the pictures around as if they are all life-size pictures. This is the first experience for me, and I am very happy to be in this world. So instead of seeing it on the web, you are now inside and you can be a part of the experience. How do you think this kind of technology can help authors or police, or for that matter any other retail business or anything like that? According to you, this is the next future in the next 5 years. I think sitting in one place, a person can see so many scenarios. They can do shopping, they can enter a shop, see the shop's shelves. A person can talk to many people gathered in a hall without going anywhere. People sitting in the hall can hear a person from wherever they are sitting. So there is a huge potential in this. Absolutely. You can have book launches inside this. You can invite people from New York in the same room, in the same environment, and have conversations with them.
This is the next thing for Gen X and millennials, and for millennials. This is something that they would thrive for because they're used to this kind of environment. यहाँ मैं आपसे जानना चाहूंगी मैम, आपके सपोर्ट सिस्टम की घर पे, your husband really supported you. Tell us about that. Tell us about him. How did you meet him? I met him at the police academy. He was also a fellow probationer doing his IPS training. And over a period of time, I got to know him. It helped that our families were also known to each other, though I had never met them, but we had common relatives. So that's how we got to connect and interact. And my husband has been very supportive of my job. He has been a pillar of strength. And whenever any decision has to be taken as to where have I to go, or if some posting orders has come overnight, he has stood by me and encouraged me to go ahead. He would take a decision about whether the children should go with him. उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, so it's wonderful to have that kind of support system at home. I'd like to ask you one more last question. Your message to all women who are, and to everyone who wants to give the UPSC exams, whether boys or girls, how discipline plays a very important role. कितनी पढ़ाई करनी चाहिए, क्या मैसेज रहेगी आपकी? ये एक वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम्स होता है. लाखों लोग इस एग्जाम्स को लेते हैं, इसलिए आपको बहुत डिसिप्लिन्ड होके पढ़ना पड़ेगा और एफर्ट बिल्कुल कॉन्सेंट्रेटेड होना चाहिए. ये नहीं है कि मैं ये भी कर लूँगा, वो भी कर लूँगा और ये भी लेती हूँ, वो भी कर लेती हूँ. एक गाइड होना चाहिए. यू मस्ट हैव अ गाइड who can coach you properly कि क्या लेटेस्ट सब्जेक्ट्स है, उस सब्जेक्ट्स में क्या ट्रेंड चल रहा है. सो आई एनकरेज एवरीबडी. जैसे मैं खुद राव स्टडी सर्कल गई थी, तो मैं सभी को ये कहना चाहूँगी कि एक उनके को गाइड करने के लिए एक अच्छे कोच को खोजना चाहिए और उनसे बिल्कुल सही डायरेक्शंस लेना चाहिए. और पढ़ाई बिल्कुल, ये नौकरी जो है वो एज बाउंड है. एक पर्टिकुलर एज तक ही ये नौकरी आप एग्जाम्स ले सकते हैं. इसलिए यू मस्ट स्टडी विथ अ लॉट ऑफ कंसंट्रेशन सो दैट you are able to avail all the chances available to you and you complete the exam within a particular time frame. And on that note, I'd like to thank you for the word of metaverse and telling us all these details. Namaste. Thank you, ma'am, for joining us for this very, very insightful conversation. More power to you, more luck to you in all your endeavors. You are on the boards of many organizations. May you grow from strength to strength. And मैं पूरी वाव की और द फाउंडर नवीन मानसवी की ओर से आप सभी का शुक्रिया करती हूँ, आपका शुक्रिया करती हूँ. Thank you so much.